नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। आज तारीख है 17 अगस्त 2023 ईस्वी। इस महीने में करीब में 13 दिन है आपके पास, और अगले महीने में आपके पास 27-28 दिन होता है। फिर आपका एग्ज़ाम के लिए जाना आना और एक दिन पढ़ाई तो बीच में छूट ही सकती है। तो इतना ही दिन आपके पास बचा हुआ है, यानी कि आपके पास लगभग में 50 दिन से कम समय बचा हुआ है। तो इतने दिनों में जितना आप तैयार कर सकते हैं कर लीजिए। और रोज़ मैं डराने नहीं आता हूँ, रोज़ आपको एक बार मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि समय कम बचा हुआ है और गवर्नमेंट जॉब की इतनी मारा मारी है कि लोग जी जान लगा के लगे हुए होते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं अलग अलग तरह के। उसमें से एक मैसेज बहुत ही कॉमन होता है, जो ख़ास तौर से जो महिलाएं होती हैं उनकी तरफ से होता है। क्या होता है? पहला कि डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और एग्ज़ाम के अंतिम समय में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला जाता है। एक टेस्ट सीरीज़ लगाने पर अगर कम मार्क्स आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अगला टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं तो अच्छे मार्क्स आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस ना हो गया, जैसे लग रहा है कि टेम्परेचर हो गया, कभी ऊपर कभी नीचे। इस तरह से तैयारी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी टेस्ट जब आप लगाते हैं, किसी टेस्ट में आपके 60 नंबर आएंगे, किसी में आपके 80 नंबर आएंगे, किसी में 100 नंबर आएंगे, किसी में 50 नंबर आएंगे, तो इसी तरह से आएगा। और जो टॉप करता है एग्ज़ाम, जिसका पहला रैंक आता है, उसका भी यही दशा रहता है एग्ज़ाम में जाने से पहले। कोई भी अलग नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो पढ़ते हैं सीरियसली, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो नहीं पढ़ते हैं सीरियसली, जो बस एक महीने पढ़ के जाते एग्ज़ाम देने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनका अपना अलग स्ट्रेटजी होता होगा। जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसलिए इसको लेकर घबराना नहीं है कि मेरे मार्क्स कम आ गए, ज़्यादा आ गए। हाँ, करना क्या है, सबसे पहला फोकस रखना है कि टेस्ट सीरीज जब करते हैं तो देखिए कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल सही हुए हैं। जैसे हिस्ट्री में 30 सवाल आ रहे तो उसमें से देखिए कितने आपके गलत हो रहे हैं, किस सेक्शन से गलत हो रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री से हो रहे हैं या एंशिएंट से या मॉडर्न से या बिहार स्पेशल, कहाँ से गलत हो रहा है। साइंस में गलत हो रहे हैं तो साइंस को पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ना आपको ही पड़ेगा। देखिए हम लोग जो होते हैं, मेंटोर जो होते हैं, खासतौर से यूट्यूब के आने के बाद जो मेंटोर हो गए हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं, हम बस आपको दिशा दिखा सकते हैं। उस पर भरोसा करके चलना आपका काम होता है, पढ़ना आपका काम होता है, और वो काम सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। ओके, इसलिए कॉन्फिडेंस बनाकर पढ़िएगा। 30 सितंबर तक कुछ रहे ना रहे, कॉन्फिडेंस ज़रूर रहना चाहिए। पढ़ा लिखा वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हवा वाला नहीं कि गुब्बारे में हवा भरा हुआ है कभी भी फूट जाए, इस तरह कॉन्फिडेंस नहीं। पता होना चाहिए कि भाई हमने जितनी मेहनत की है, हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, हमारा मेहनत सही है, और एकदम लयबद्ध तरीके से पढ़ना है, बिना किसी टेंशन के, पॉजिटिव अप्रोच के साथ। घबराहट के कारण भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलत कराते हैं, तो इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश कीजिएगा। शुरू करते हैं। देखिए क्या है पहला, कारीगरों का जीवन संवारेगी पीएम विश्वकर्मा योजना। कल मैंने आपको बताया था, खासतौर से ओबीसी वर्ग और कारीगर जहाँ जहाँ भी हैं, जो भी जिस भी जाति से हैं, जिससे भी समुदाय से हैं, उन सभी के लिए ये योजना लाई जा रही है, विश्वकर्मा योजना। इसमें उनको मदद दी जाएगी, उनके स्किल डेवलपमेंट से लेकर उनके प्रचार प्रसार से लेकर हर चीज़ के लिए फंड मुहैया करवाया जाएगा। कल का वीडियो देखिएगा, कल मैंने बता दिया था। आज का जो अपना वीडियो है उसमें खास तौर से मुझे एक चीज़ आपसे डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है भाई? तो वो एक आर्टिकल है जो आपका मिंट नामक वेबसाइट और मिंट नामक अखबार में छपा था, और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दिखा देता हूँ मैं पहले, ये किसने लिखा है तो ध्यान से देखिएगा। विवेक देवरॉय जी ने लिखा है। और इसी संदर्भ में जब थोड़ा सा आप डॉट कनेक्टेड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ दिन पहले रंजन गोगोई, जो हमारे इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने राम मंदिर वगैरह फैसला दिया, फिर वो राज्यसभा के मेंबरशिप में चले गए, राज्यसभा का मेंबरशिप उनको मिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो भी है राज्यसभा के मेंबर बन गए वो। और वो जो है उन्होंने भी बयान दिया था संसद में कि हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का, जो 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला में दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, उस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो संविधान है उसमें बदलाव करने का सोचना चाहिए। किसने बयान दिया था? तो जो रंजन गोगोई हैं उन्होंने बयान दिया था। और विवेक देवरॉय जी ये कौन है, मैं आपको पहला इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं ये विवेक देवरॉय जी, और प्रधानमंत्री के नज़दीकी व्यक्तियों में से एक हैं। और आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष का मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा पद हुआ, प्रधानमंत्री के नज़दीकी लोग में से हैं। इन्होंने बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर छोड़ो, हमें नए संविधान की ज़रूरत है। हमें, आपने सही सुना, हमें नए संविधान की ज़रूरत है। हमारा ये वीडियो लेक्चर होता ही इसीलिए है ताकि हम एनालिसिस करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। नए संविधान की ज़रूरत है हमें। जो हमने संविधान बनाया था, जिस प्रकार से हमने नया संसद भवन बनाया है, तो अब कुछ दिनों में आपको नया संविधान बनाने की प्रक्रिया भी देखी जाएगी।
सही है गलत है आप मुझे नहीं पता, आप जनता जनार्दन है, आप समझिए। लेकिन उन्होंने बोला है कि 1947 ईस्वी के लिए 1947 में बनाया गया, तो 2047 के लिए जब विकसित भारत होगा उसके लिए हमें नए संविधान की आवश्यकता है। इन्होंने तरह तरह के तर्क दिए हैं इसके पीछे। ये आर्टिकल से ज़्यादा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये सोच पा रहे हैं कि नहीं कि क्या वाकई भारत के विकास में हमारे संविधान बाधा बन रही है। तो दुनिया के जो सबसे अविकसित देश थे हम 1947 में, वहाँ से हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए, तो क्या इसी संविधान के बदौलत नहीं बने हैं हम? क्या वाकई हमारे संविधान में समानता स्वतंत्रता की जो भावनाएं डाली हुई हैं उसको बदलने की ज़रूरत है? इसको इन्होंने कहा है, विवेक देवराय जी ने कहा है, मैं इसका आर्टिकल का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिनको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। इन्होंने बोला है कि हमारा जो संविधान है वो औपनिवेशिक धरोहर है, गुलामी का प्रतीक है। सामान्य शब्दों में समझिए, औपनिवेशिक धरोहर बोला है। औपनिवेशिक धरोहर ये तो आज़ाद भारत का धरोहर है। और धरोहर क्या है? ये धरोहर तो उस चीज़ को कहा जाता है जो चीज़ काम में नहीं होता लेकिन पूर्वजों के द्वारा बनाया गया रहता तो उसको रखे रहते हैं। जैसे मान लीजिए कुतुब मीनार, कुतुब मीनार आज का तो कोई काम का नहीं है लेकिन वो धरोहर है। हमारे पहले के हिस्ट्री में कुछ राजा आए जिन्होंने बनाया। अब जैसे मान लीजिए बृहदेश्वर मंदिर है, वो क्या है? वो सांस्कृतिक धरोहर है हमारा। बृहदेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य के शासकों ने बनाया था। संविधान कोई धरोहर नहीं है, संविधान एक जीवित दस्तावेज है जिसमें आज तक 100 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं और आज़ाद भारत के मांग और आज़ाद भारत की ज़रूरतों के हिसाब से ही 100 संशोधन किए गए हैं। तो ये सही है या गलत है, ये इनका अपना सोच है। मैं आपसे क्या बोलूँगा अब सवाल यहाँ पर ये उठता है क्योंकि देश के 2 प्रतिष्ठित लोगों ने इस चीज़ पर चर्चा की है और इस चीज़ पर चर्चा शुरू हो गया है कि क्या ये सही है या गलत। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी है, सोचना है कि संविधान हमारे आर्थिक विकास से बाधक है या क्या संविधान हमारे विकसित भारत के सपने को कमज़ोर कर रहा है। इस पर सोचिएगा ज़रा, है ना, और लिखने की कोशिश कीजिएगा उस संविधान में जिसको हमारे आज़ाद भारत के वैसे लोगों ने लिखा जिस तरह के प्रोफाइल वाले लोग आज हमारे पास हैं भी नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार पटेल से लेकर जेबी कृपलानी से लेकर और भी तमाम तरह के बुद्धिजीवी लोग जो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन लड़ के आए थे, जिन्होंने हर पीढ़ी को देखा, उस समय के अंग्रेज़ों की गुलामी भी देखी और स्वतंत्र भारत का सपना भी देखा, उन लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान क्या वाकई इतना पुराना हो गया है कि उसको बदल कर नया संविधान लिखा जाना चाहिए? तो इस पर ज़रा सोचिएगा। ये सोचने के लिए ये आर्टिकल आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। बाकी इस आर्टिकल में विवेक देवराय जी ने अपना ज्ञान दिया है जो हमें जानने की कतई ज़रूरत नहीं है। उनके तर्क कुछ पढ़ना हो तो मैं आपको ये आर्टिकल दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। ढकोसलेबाजी से ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं लगा है, बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आज के अपने दूसरे आर्टिकल पर चलते हैं हम लोग। दूसरा आर्टिकल जो है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ। कुछ बच्चे कमेंट करने आ जाते हैं कि आप अलग अलग कोचिंग वेबसाइट के आर्टिकल पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही करते हैं, मैं तो ये खुद भी बताया है कि आप सर्च कीजिए ऑनलाइन, आपको भी मिल जाएगा। जैसे कोई भी टॉपिक सर्च करना होता है, जैसे इंडियन इकोनॉमी सर्च करना है, आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना है तो सर्च कीजिए इंडियन इकोनॉमी यूपीएससी हिंदी। अलग अलग कोचिंग के वेबसाइट खुल जाते हैं, वहाँ पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं आप चूँकि ये काम खुद से नहीं करते हैं तो इसलिए मैं रोज़ आपको आर्टिकल पढ़ाने के लिए लाता हूँ और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आप बेसिक रूप से आपके लिए लेकर आता हूँ कि भाई पढ़िए। हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं, ग्रामीण एरिया में जो रहने वाले छात्र होते हैं, उनके पास सब कुछ नहीं उपलब्ध होता है, तो क्यों ना एक वीडियो फॉर्मेट में ही सब कुछ उनको उपलब्ध करा दिया जाए। बाकी क्रिटिसिज्म करने वालों का भी स्वागत है, मुझे कभी बुरा नहीं लगा उनके क्रिटिसिज्म का। चलिए शुरू करते हैं। यह एडिटोरियल द हिंदू में प्रकाशित इंडिया नीड्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया नीड्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेख पर आधारित है। क्यों हमें एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, इस पर आधारित है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत एक बड़ी और जटिल अर्थव्यवस्था है। ठीक है भाई, ये तो सबको पता है, जिसके समक्ष वृद्धि और विकास की अपनी यात्रा में कई चुनौती और अवसर मौजूद है। देश ने अपनी चुनौतियों का समाधान करने, अवसरों का लाभ उठाने के लिए विभिन्न सुधार किए हैं। 1.3 बिलियन से अधिक की आबादी, $2.7 ट्रिलियन से अधिक की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से विकास करती अर्थव्यवस्था में से एक है। ये इंट्रोडक्शन लिखना सीखिए, इससे इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार से आप भी एग्जाम में जो टॉपिक दिया हुआ रहता है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। यदि भारत अपनी आर्थिक चुनौतियों को दूर कर सके और अपने आर्थिक सुधारों को बनाए रखे तो 21वीं सदी में वैश्विक नेता बनने की क्षमता रखता है। ये बोल रहे हैं कि भाई देखो हमारे पास क्षमता तो बहुत है,
वो सुना होगा ना कि बहुत प्रतिभा, गजब की प्रतिभा है आप में। तो प्रतिभा तो खूब है, लेकिन प्रतिभा का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो वही वाले प्रतिभा को कैसे हम यूटिलाइजेशन करें, उसको कैसे यूटिलाइज करें हम लोग, जिससे हम 21वीं सदी के अंत तक, यानी कि 2099 ईस्वी के बाद जब 2100 ईस्वी आएगा, तब तक हम लोग क्या बन जाएं, वैश्विक रूप से लीडर बन जाएं, इकोनॉमिक रूप में, हथियारों के रूप में, वेपन के रूप में, हर चीज़ में, मतलब कि सामरिक और इकोनॉमिक हर दृष्टिकोण से हम लोग वैश्विक लीडर बन जाएं। ऐसी क्षमता है हमारे पास। वो बोलते नहीं, कुछ बच्चों के पास क्षमता होता है लेकिन वो पढ़ते ही नहीं हैं। तो वही वाली हालत है। भारत के समक्ष विद्यमान आर्थिक चुनौती। अब देखिए चुनौती कौन कौन सी है हमारे पास। ओके, कमज़ोर मांग, डिमांड कम है। पहला ये बोल रहे हैं, ये द हिंदू का आर्टिकल है भाई, हमने नहीं लिखा है। निम्न आय वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और कोविड-19 महामारी के प्रभाव जैसे विभिन्न कारकों के कारण भारत में वस्तुओं और सेवाओं की मांग गतिहीन रही है या घट रही है। देखिए साथ साथ में और एक मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ। चीन जो नामक देश है अपने बगल में, वहाँ पर अपस्फीति की स्थिति बन गई है। तो अपस्फीति की स्थिति क्यों बनती है? वहाँ पर भी यही चीज़ होता है। अपने देश में अभी ये प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन वहाँ पर गंभीर स्तर पर पहुँच गया है। वहाँ की सरकार तो इतनी डर गई है कि उसने बेरोजगारी का आंकड़ा पब्लिश करना बंद कर दिया है। 30% से ज़्यादा का बेरोजगारी है वहाँ पर। इतना डर गई कि वहाँ पर बेरोजगारी का आंकड़ा, सही सुन रहे हैं आप, पब्लिश करना बंद कर दिया उसने। और वहाँ पर अपस्फीति का मतलब मैं समझा चुका हूँ वीडियो में, वैसे एक बार फिर से बताता हूँ। अपस्फीति का मतलब होता है जब डिमांड कम हो जाए, मांग कम हो जाए, तो चीज़ों के दाम जो होते हैं वो गिर जाते हैं। सोचिए दूध मार्केट में खूब सारा उपलब्ध है और दूध खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाता है, तो दाम क्या हो जाएंगे, अपने आप कम हो जाता है। तो ये भी अर्थव्यवस्था के लिए संकट होता है। इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग और निवेश का स्तर प्रभावित हुआ है, तो सरकार के लिए कर राजस्व कम हो गया है। बेरोजगारी, अब इसको आप लोगों से ज़्यादा कौन अच्छे समझ सकता है। तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन भारत सरकार क्या कह रही है? भारत सरकार ये कह रही है कि स्वरोजगार को ढूंढिए। देखिए प्रधानमंत्री का जो पकोड़ा वाला बयान था, आप उसको गलत ले सकते हैं, मैं उस पर कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा, वो गलत था। लेकिन मुझे लगता है कि बोलने का तरीका गलत था वो, है ना, और वो उदाहरण गलत था। उसमें क्या था, मूल रूप से वो ये कहना चाह रहे होंगे, जैसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, कि आप स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए, आप अपना बिजनेस कीजिए, आप अपना कुछ स्टार्टअप शुरू कीजिए। इस तरह की चीज़ों पर बढ़ावा देने की उन्होंने बात कही होगी। भले ही उसका वो एग्जाम्पल उन्होंने गलत दिया होगा, मैं किसी का पैरवीकार नहीं हूँ, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत सरकार क्या कह रही है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देश में, सरकार के पास रोजगार ही नहीं है, कहाँ से देगी? सबसे मूल समस्या तो यही है ना। अब देश में रोजगार मांगने वाले पर साल करीब में 30 लाख से ज़्यादा इंजीनियर आते हैं नए मार्केट में। बाकी बैचलर डिग्री को तो छोड़ ही दीजिए आप, बाकी जो MBA करके आते हैं या BBA करके आते हैं, BA BSc BCom करके आते हैं, इनको तो छोड़ ही दीजिए। एक BTech करके आने वालों की पर ईयर संख्या 25 से 30 लाख से ज़्यादा है, मिनिमम कह रहा हूँ मैं इतना। तो इतने लोग जब आते हैं, इनको रोज़गार भी चाहिए। अब रोज़गार सरकार बना नहीं सकती इतने सारे, तो वो क्या करेगी, बोलेगी आप स्टार्टअप ले लो, स्टैंडअप ले लो, खुद का रोज़गार शुरू करो। तो ये भी समस्या देखी जा रही है। ओके, कोविड-19 महामारी ने स्थिति को और बदतर कर दिया, क्योंकि कई व्यवसाय बंद हो गए, उनके परिचालन स्तरों में कमी आई, जिससे नौकरियों की हानि हुई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अप्रैल और जुलाई 2022 के बीच 1.8 करोड़ से अधिक वेतनभोगियों की नौकरियां चली गई। अगस्त 2020 में बेरोजगारी दर 7.4% थी, जबकि अगस्त 2019 में 5.4% थी। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में 4.1% की बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। अगला क्या है, कमजोर अवसंरचना। अब आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको कि सरकार इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या कर रही है। कमजोर अवसंरचना, भारत में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, पानी, स्वच्छता जैसे पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है, जो इसके आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित करता है। हमारे पास जो बेसिक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वही नहीं है। अब रेल नहीं है सब जगह, अभी भी सड़क नहीं पहुंचा है, बंदरगाह उतने नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वच्छता का अभाव है। तो इसके कारण से भी क्या होता है, इकोनॉमी को हानि पहुँचती है। विश्व बैंक के अनुसार भारत का अवसंरचनात्मक अंतराल, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। कमजोर अवसंरचना लोगों के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता, रोज़गार सब जगह उपलब्ध होता, तो गांव के लोग पागल हैं क्या कि वो भागकर शहर में रहने आते। घटिया से शहर हैं हमारे पूरे देश के, उनमें रहने क्यों आते भाई? सब कुछ तो गांव में उपलब्ध होता है, लेकिन नौकरी नहीं उपलब्ध होती, इसलिए लोग बाहर भाग के आ जाते हैं। गांव में रह रहे थे 5 कमरों के घर में, शहर में आके एक छोटे से कमरे में रहते थे। यही फ़र्क होता है। ये सब क्यों होता है भाई? अवसंरचना नहीं है, नौकरी नहीं है सब जगह, यही तो मूल कारण होते हैं।
भुगतान संतुलन का बिगड़ना, भारत चालू खाते घाटे से लगातार जूझता रहा है, जिसका अर्थ है कि इसका आयात इसके निर्यात से अधिक है। हम जितना बाहर से खरीदते हैं हम उतना बेच नहीं पा रहे हैं आज भी। ये हमारे निर्यात जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको नुकसान पहुंचाता है, यानी कि हमारा घाटा रहता है, व्यापार घाटा हमेशा चलता रहता है। ओके, यह विदेशी वस्तुओं सेवाओं विशेषकर तेल सोने पर इसकी निर्भरता तथा इसके निम्न निर्यात प्रतिस्पर्धा को परिलक्षित करता है। निर्यात प्रतिस्पर्धा को निम्न है हमारी, मतलब कि हमें निर्यात करने की कैपेसिटी में अभी भी नहीं है। हमारा सेवा सेक्टर में अच्छा निर्यात करते हैं, सॉफ्टवेयर सिर्फ निर्यात करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी हमारा कमज़ोर है। तो इसको इन्होंने बोला है कि भाई ये भी एक समस्या है हमारी इकोनॉमी का, और इस समस्या को अगर दूर किया गया, जो समस्या मैं ऊपर गिनवा रहा हूँ आपको, तो हम 2100 ईस्वी तक वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे, है ना। वर्ष 2022 से भारत के निर्यात और आयात में क्रमशः 6.59% और 3.63% की कमी आई है। निजी ऋण का उच्च स्तर है। आसान ऋण उपलब्धता, निम्न ब्याज दरों के कारण भारत में निजी ऋण विशेष रूप से कॉरपोरेट और घरेलू क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। और ये जो मैं आपको जो पॉइंट गिनवा रहा हूँ ये कोई प्रवचन नहीं है, और ये सारे आपको पॉइंट नोट करने हैं या आपके एग्जाम में लिख कर आना है आपको कि भाई ये पॉइंट हैं जो इंडियन इकोनॉमी के सामने चुनौतियाँ हैं। आपसे मान लीजिए सवाल ही यही पूछ लिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं और उसका समाधान क्या है, तो उसमें सारे ये पॉइंट लिखेंगे आप आंकड़ों सहित। अगला क्या है, अगला देखिए असमानता भी है अपने देश से बहुत ही ज़्यादा। ऊपर देखिए एक पॉइंट है कि आरबीआई के अनुसार 2020 में गैर वित्तीय क्षेत्र का कुल ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 167% था, जो मार्च 2016 में मात्र 151% था। तो सोचिए ऋण भी बहुत ज़्यादा है अपने देश में। असमानता का उच्च स्तर पाया जाता है। वर्ल्ड इक्वालिटी डेटाबेस के अनुसार 2019 में राष्ट्रीय आय में शीर्ष 10% आय अर्जकों की हिस्सेदारी 56% थी, जो 1980 में 37%, यानी कि देश की आबादी के जो शीर्ष 10% लोग हैं उनके हमारे 56% संसाधनों पर कब्जा है। कब्जा क्यों बोलना, उनके पास है, कोई उन्होंने बंदूक दिखाकर थोड़ी ना हड़पा है, कमा का हड़पा है। तो जो भी है 56% उन्हीं के पास है। इस तरह वर्ष 2019 में कुल धन में शीर्ष 10% धनधारकों की हिस्सेदारी 77% पाई गई और 2000 में 66% थी, यानी कि असमानता जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, ये अपने देश की स्थिति है। भारत में किए गए प्रमुख आर्थिक सुधार, अब देखिए हमने कौन से काम किए हैं। लिबरलाइजेशन, ये पता ही होगा, उदारीकरण 1991 में हमने इसको शुरू किया था, और लाइसेंस परमिट कोटा को भी समाप्त कर दिया था। भारत को उच्च विकास दर प्राप्त करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होने में ये काफ़ी मदद मिला। निजीकरण, बहुत सारे पीएसयू वगैरह थे। भारत सरकार पहले ब्रेड भी बनाती थी, सुई भी बनाती थी, घड़ी भी बनाती थी। ये सरकार का काम थोड़ी ना होता है, ये तो कंपनियों प्राइवेट कंपनियों का काम होता है कि भाई ब्रेड बनाए। तो ये सब काम भी सरकार करती थी, खूब सारा पैसा भी इसके पीछे खर्च होता था। इन्हीं को क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। अब तो कुछ ही पीएसयू बचे हैं, नवरत्न महारत्न जो आप पढ़ते होंगे, मिनी रत्न, वो सब पीएसयू होते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी होते हैं, भारत सरकारी कंपनियां वो सारी की सारी, जैसे ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड जो है, और आपका आईओसी हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, बीएसएनएल हो गया, कोल इंडिया हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, ये सारे के सारे भारत सरकार की कंपनियां हैं। और धीरे धीरे भारत सरकार इनका भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, विनिवेश कर रही है, विनिवेश। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट अंग्रेजी में। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, दुनिया के बहुत सारे जो कंपनियां थी जो भारत में आना चाहती थी, पूंजी प्रवाह वगैरह समय खुलापन लाया गया थोड़ा सा। व्यापार प्रवाह यानी कि निर्यात आयात, पूंजी प्रवाह, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पेटेंट, लाइसेंस, इन सब को बढ़ावा दिया गया। 1991 में ही ये काम किया गया था। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। भारत ने कोविड-19 महामारी और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के जवाब में 2020 में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की। बहुत सुंदर बात है। इस नीति में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और खंडों को समर्थन प्रदान करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर में प्रोत्साहन पैकेज दिया था। मोदी जी को याद कीजिए, 2020 में मई महीने मोदी जी आए थे टीवी पर के राष्ट्र के नाम संबोधन में, फिर उन्होंने बोला था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है। तो वही 20 लाख करोड़ की पैकेज की बात हो रही है। वो आत्मनिर्भर भारत का वहीं से नारा वगैरह शुरू हुआ था, याद कीजिए, तो वही वाला है ये, है ना। इस नीति में, नई आर्थिक नीति में कृषि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, खनन, बिजली, कराधान जैसे क्षेत्रों में सुधार की एक श्रृंखला भी शामिल की गई। इसमें इस नीति का लक्ष्य भारत को पोस्ट कोविड विश्व में आत्मनिर्भर और प्रत्यास्थी यानी कि रिजिलियंट बनाना था। हमें कोविड के बाद हमारी, और इसका बेनिफिट भी हुआ, कोविड के बाद पूरी दुनिया में लगभग हर इकॉनमी लड़खड़ा रही थी, यूरोप से लेकर चाइना से लेकर अमेरिका तक सब लड़खड़ा रही थी। चाइना का जो सबसे बड़ा बैंक है वो डूबने जा रहा है। तो लेकिन भारत की इकॉनमी जो है वो कोविड के बाद बूम कर रही है, पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है हम अभी वृद्धि के मामले में। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये सब इन्हीं योजनाओं और इन्हीं जो फैसले लिए गए, आर्थिक नीति बनाई गई, इन्हीं का परिणाम है। ओके,
उसके बाद से आईबीसी कोड बनाएगा। आईबीसी कोड क्या होता है, मान लीजिए कोई बैंक है या कोई कंपनी है जो दिवाला होने के कगार पर है, तो उसको दिवालियापन होने में या उसको मदद करता है रिकवर करने में, या तो उसको पूरा पूरी बेच दिया जाता है जो खरीदना चाहते हैं वो उनसे। इसी को क्या कहा गया, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता। कोड इसलिए है क्योंकि बहुत सारे एक्ट इसमें शामिल है, इसलिए इसको कोड कहा गया। यह कॉर्पोरेट देनदार, वित्तीय ऋणदाताओं और परिचालन ऋणदाताओं के दिवाला और शोधन अक्षमता के मामलों को हल करने के लिए एक समयबद्ध और बाजार आधारित तंत्र प्रदान करता है। दरअसल इसमें जिनको भी इंटरेस्ट है वो जाकर खरीद सकते हैं। बेहतरीन योजना था, अरुण जेटली जी का प्लान था ये, और उन्हीं के समय में इसको लाया गया था। बेहतरीन चीज़ है ये, है ना, आईबीसी। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में आईबीसी के तहत 4541 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं शुरू की गई, जिसमें से 2029 मामलों का समाधान, रिजोल्यूशन, परिसमापन और प्रत्याहरण द्वारा सुलझा लिया गया। बहुत सारे जो विवाद होते हैं ऋण संबंधी होते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है ए, उसको एसबीआई, पीएनबी और कौन सा बैंक आप यूज करते हैं, आईसीआईसीआई, मान लीजिए इन 3 बैंकों ने मिलकर ए को ऋण दिया। अब ए जो है वो कंपनी उसकी डूब रही है, अब इन लोगों को अपना ऋण का पैसा भी निकलवाना है, तो यहाँ पर आईबीसी लग जाता है। और आईबीसी क्या करता है, फिर इस कंपनी को बेचकर या इसका कुछ और समाधान निकाल के इन तीनों बैंकों को उनका अपना अपना पैसा उगलवाने में मदद करता है, या उनके समाधान को उनके जो समस्या उसका समाधान पहुँचाने की कोशिश करता है। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, आईबीसी जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, यूपीएससी वालों ने मेंस में पूछा है, तो यही काम आईबीसी मुख्य रूप से करता है। ओके, श्रम संहिता हमने नया लाया। इसमें 4 कोड। संहिता क्यों कहा जाता है, जब बहुत सारे अधिनियम मिल जाते हैं एक जगह तो उसको संहिता कहा जाता है। इसमें 4 कोड या संहिताएं शामिल है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय श्रम कानून को 4 व्यापक श्रेणियों में समेकित और सरलीकृत करना है। वेतन संबंधी जितने भी श्रम कानून हैं वो एक जगह होंगे, औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिलेशन संबंधी एक जगह होंगे, और सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो कानून हैं वो सभी एक जगह होंगे। ये कोड नियोक्ताओं को कामगारों को नियोजित करने और कार्य मुक्त करने में लचीलापन प्रदान करते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये भी हमने एक सुधार किया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना भी हमने लाया है। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, ये क्या है, देश में इलेक्ट्रॉनिक और फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए हमने इसको शुरू किया था। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये कुछ उपाय किया हमने। आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाव, उपभोग और निवेश की मांग को बढ़ाना, निर्यात में अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना, सीधा सा सिंपल सा समझिए। वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना पड़ेगा हमें, व्यावसायिक माहौल में भी सुधार करना पड़ेगा, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार वगैरह को खत्म करना पड़ेगा, नवाचार, उद्यमिता को बढ़ावा देना पड़ेगा, असमानता और गरीबी को भी कम करना पड़ेगा, और महिलाओं को भी इकॉनमी में योगदान दिलवाना पड़ेगा। तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इंडियन इकॉनमी पर इतना डिटेल में द हिंदू में आर्टिकल आया हुआ था, इसलिए मुझे बताना जरूरी लगा। अब चलते हैं अपने न्यूज़पेपर की तरफ में। ओके, विश्वकर्मा योजना के ऊपर ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल का न्यूज़पेपर जब एनालिसिस वीडियो देखिए जाकर, उसमें डिटेल मिल जाएगा। अगला कौन सा है, तो अगला आपके लिए पीटी फैक्ट है। भारतीय वायुसेना अगले वर्ष बहुपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगी। इस अभ्यास में 12 देशों की वायुसेनाएं भाग लेंगी। 12 देशों की एयरफोर्स है वो भाग लेंगी। रक्षा और सैन्य प्रतिष्ठानों के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि तरंग शक्ति अभ्यास 2024 के मध्य में आयोजित किया जाएगा। तरंग शक्ति अभ्यास क्या है, तो ये एयरफोर्स से जुड़ा हुआ अभ्यास है। 12 देशों की सेनाएं इसमें भाग लेंगी, और अभ्यास में फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान की वायुसेनाएं भाग लेंगी। तरंग शक्ति में 6 देश अपने लड़ाकू विमान, सैन्य परिवहन विमान, हवा में ईंधन भरने वाले उपकरणों के साथ भाग लेंगे। वहीं 6 अन्य देशों को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। और बस यही है, यह भारत में अब तक का आयोजित होने वाला सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा। गत अप्रैल में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस के माउंट डे क्या लिखा हुआ है, मार्सन सैन्य अड्डे पर बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास में 4 राफेल 2 C-17 विमानों को भेजा था। तो तरंग शक्ति अभ्यास को ध्यान में रखिएगा। और अगला है अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में। अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग जो है वो अपाचे का निर्माण शुरू कर रही है। भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का उत्पादन शुरू करे। कंपनी भारतीय सेना को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करेगी। ये अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे दुनिया के सबसे एडवांस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होते हैं। कुछ हेलीकॉप्टर होते हैं जो आपके माल ढोने के लिए, यात्रियों को ढोने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ होते कॉम्बैट, इसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं, हथियारों से लैस होता है, खतरनाक हेलीकॉप्टर होते हैं। तो ये आपसे पूछेगा क्या, आपसे ये पूछेगा कि अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण किस देश की कंपनी कर रही है, तो अमेरिका की कंपनी है, बोइंग नाम है उसका। ओके, अगला क्या है, अगला न्यूज़ है आपके लिए एक पीटी फैक्ट है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तुलसी एक्सप्रेस। जैसे पिछली बार पूछा गया था किसान एक्सप्रेस के बारे में, आपसे सवाल पूछा गया था, ये दानापुर से चलाया गया था। तो ये ट्रेन जो है वो किसानों के लिए मुख्य रूप से चलाया गया था। इसी प्रकार से एक क्या है, तुलसी एक्सप्रेस, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, यूपी में है यह जगह।
उनके वनवास के काल तपोभूमि चित्रकूट के लिए पहली बार ट्रेन से जोड़ा जा रहा है। सोचिए, इतना राम राम करते हैं सारी सरकारें, और राम के नाम पर इतना ज़्यादा वोट भी लेते हैं सब सरकारें, लेकिन उनके जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, देखिए मुझे धार्मिक स्थल से मुख्य रूप से क्या होता है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट होता है, उसको पहली बार ट्रेन से जोड़ा जा रहा है। लेकिन जोड़ा तो जा रहा है, चलिए कुछ तो पॉजिटिव हुआ। क्या है देखिए, प्रयागराज से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई तक जाने वाली तुलसी एक्सप्रेस का अयोध्या तक विस्तार किया जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक ले जाएगी लोगों को? तुलसी एक्सप्रेस क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि जो इसको अयोध्या से लेकर आपका चित्रकूट तक ले जाया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। सप्ताह में 2 दिन चलने वाली तुलसी एक्सप्रेस 28 अगस्त को पहली बार अयोध्या से चलेगी और प्रयागराज में 25 मिनट का ठहराव होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। किसको जोड़ा गया है? अयोध्या से चित्रकूट को जोड़ा गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ गया अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही पर आए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग भी है। लखपति दीदी, अब ये योजना क्या है भाई? देखिए पढ़ते हैं। कार्यबल में बढ़े महिलाओं की भागीदारी। कार्यबल का मतलब क्या होता है? वर्कफोर्स। वर्कफोर्स किसको कहा जाता है? मुख्य रूप से जो 15 साल से लेकर 60 साल की तक के आयु के लोग होते हैं, इन्हीं को वर्कफोर्स कहा जाता है। ये काम करने वाले होते हैं। बाकी जो होते हैं 60 साल से ज़्यादा के लोग और 15 साल से कम के लोग, इनको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। ओके, अब महिलाओं को वर्कफोर्स में अभी भी कम स्थान मिलता है। देश में महिलाएं जो है वो घरेलू काम तो करती हैं, उस काम को भी जीडीपी में हम लोग नहीं गिनते हैं। उनको हम मानते हैं कि घर का काम है तो काम है ही नहीं। पहली बात तो हमें ये भी सोच बदलने की ज़रूरत है। जो इतने अर्थशास्त्री हुए हैं, काहे का अर्थशास्त्र, जब जो आधी आबादी है उसके काम का आप गिन ही नहीं रहे हो। तो भारत सरकार ने एक योजना शुरू किया है कि भाई महिलाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाए देश में, वर्कफोर्स में। जब देश की आधी आबादी काम ही नहीं करेगी तो देश का जीडीपी हम कैसे बड़ा कर सकते, कैसे हम दुनिया में लीडर बनने का सपना भी देख सकते हैं। तो मोदी जी ने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान किया है। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कहाँ से किया? तो लाल किला से किया। इसके तहत सुनिएगा अब ध्यान से, 15,000 स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं को, जो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद से खुद की मदद करो वाला ग्रुप, आसान भाषा में यही बोलते हैं। अब जैसे ये क्या होता है भाई, मान लीजिए इन सभी महिलाएं मिली, इन्होंने एक अगरबत्ती बनाने की मशीन खरीद ली, अगरबत्ती बना के बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? उनका छोटा मोटा रोजगार हो जाएगा। लिज्जत पापड़ का एक दिन मैंने और उदाहरण दिया था। लिज्जत पापड़ मुंबई के एक चौल से शुरू हुआ था, जहाँ पर सारे पति काम करने चले जाती थी तो महिलाएं बैठी रहती थी। तो उन लोगों ने बैठे बैठे ऐसे ही लिज्जत पापड़ शुरू किया। आज उसका 6,000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार है पूरे देश में। दुनिया भर में ब्रांड है लिज्जत, पूरी दुनिया में, देश में छोड़िए पूरी दुनिया में। तो उसी प्रकार का भारत सरकार क्या कर रही है कि भाई महिलाओं को, SHG जो है उनको 15,000 महिलाओं को ड्रोन चलाने, मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उन्होंने लक्ष्य क्या रखा है कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी, मतलब कि उनका आय बढ़ाना है। लखपति दीदी एक टर्म हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हमें क्या है, उनको वर्कफोर्स में शामिल करना है। उनका घरेलू काम से निकाल कर कुछ ऐसे काम में भी लगाना जिससे उनकी आय हो सके, थोड़ा सा सशक्त हो सकें। वो आय आने से ही कोई इंडिपेंडेंट होता है या सशक्त होता है। यह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगा और देश की कृषि तकनीकी के क्षेत्र को मजबूत करेगा। देखा जाए तो पिछले 9 सालों में 7 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। इन वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्राप्त किया है। स्वयं सहायता समूह उन महिला उद्यमियों के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य कर रहे हैं जो अपना उद्यम शुरू करना चाहती है। भारत में डेयरी उद्योग प्रतिवर्ष 6% की दर से वृद्धि कर रहा है, जबकि वैश्विक वृद्धि दर मात्र 2% की है। देसी डेयरी उद्योग में 70% कामकाजी आबादी महिलाओं की है। देश में जो डेयरी उद्योग है उसमें 70% कामकाजी कौन है? तो महिलाएं हैं। उसमें 70% कौन लोग काम करते? कामकाजी महिलाएं हैं। सोचिए कितना बड़ा उद्योग है उनके लिए। आज भारत में इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा 43% है। इसमें 43% है, जो ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी जैसे विकसित देशों की तुलना में भी अधिक है। वहीं देश में लगभग 1/4 अंतरिक्ष विज्ञानी महिलाएं हैं। यही नहीं, भारत उन देशों में शामिल है जहां महिला पायलटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के लिए तमाम योजना आरंभ हुई हैं। मिसाल के तौर पर रसोई गैस के लिए PM उज्ज्वला योजना वगैरह वगैरह सब शुरू किया गया है। तो ये महिलाओं से जुड़े हुए बहुत सारे आंकड़े इन्होंने गिनाए हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि वर्तमान में देश के करोड़ों महिलाएं न केवल अपने परिवार की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के नए आयाम भी खोल रही हैं। आज ग्रामीण स्थानीय निकायों में 46% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएँ हैं। स्टैंडअप और बाकी जो उद्यमशीलता है उन सभी में ये भाग ले रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको ये करना है
कि लखपति दीदी जो है इस योजना को ध्यान में रखना है कि इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है भाई। इसका उद्देश्य ये है कि महिलाएं जो होती हैं उनको वर्क फोर्स में शामिल करना। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। इस 2 करोड़ के आंकड़े को भी ध्यान में रखिएगा। और 15,000 स्वयं सहायता महिलाओं को ड्रोन उड़ाना सिखाना। देखिए, भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वगैरह में ड्रोन को बढ़ाने की सोच रही है कि कृषि में जो छुपी हुई बेरोजगारी है कि भाई खाद छिड़कने के लिए ज़रूरत है 1 आदमी की, चले गए 10 आदमी, क्योंकि कोई काम ही नहीं है तो चलो सब लोग खेत पे। तो उस तरह की चीज़ों को ख़त्म करना है। ड्रोन से हमें खाद छिड़कना है, ड्रोन से हमें सिंचाई करना है, तो उनको मरम्मत करने के लिए उड़ाने वाला भी तो लोग चाहिए। तो उसमें भी फिर पुरुष घुस जाएंगे। तो इसलिए भारत सरकार क्या कर रही है, महिलाओं को ट्रेनिंग देगी, बताएगी कि ड्रोन कैसे उड़ाया जाता है, उसको मरम्मत कैसे की जाती है, और महिलाओं को इन चीज़ों में शामिल किया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है, अगला आपका जैसे तरल आपने यूरिया पढ़ा है तो उसी प्रकार से तरल डीएपी के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, तो इसमें कुछ खास था नहीं, एक बार मैं उसको डिटेल में आपको बता दूंगा तरल यूरिया और तरल डीएपी के बारे में। अगला जो पीटी फैक्ट है आपका वो क्या है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कोणार्क मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ब्लैक पगोड़ा जिसको कहा जाता है, और कहाँ पर है तो उड़ीसा में है। इसी का एक प्रतिकृति यानी कि कॉपी, कोणार्क का जो पहिया होता है ये दरअसल में घड़ी होता है। ये घड़ी है, वॉच, टाइम देखने की घड़ी होती है, और सटीक टाइम देख सकते हैं आप। सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो उसे सटीक टाइम देखा जा सकता है। इस प्रकार से इंजीनियरिंग बनाया गया था उस समय में। तो इसका एक प्रतिलिपि कहाँ पर बनाया गया है तो न्यूयॉर्क में बनाया गया है। अमेरिका का न्यूयॉर्क, टेक्सास आदि में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी इकट्ठा हुए और वगैरह वगैरह जो भी है। और बस यही था, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका अनावरण कहाँ पर किया गया, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर किया गया है। किसका, तो कोणार्क मंदिर के प्रतिकृति का जो चक्र है उसके प्रतिकृति का अनावरण न्यूयॉर्क में किया गया है। बीपीएससी इस तरह के सवाल पूछती है, इसीलिए मैंने आपको करवा दिया है। और आज का अपना न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक था। अगले वीडियो हम जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।